Alright, dear students. Now we are going to talk about a series of important high-yield topics for your exam, that are the childhood disorders, childhood respiratory related disorders. तो इसमें हम किन disorders को discuss करेंगे? We will talk about the neonatal respiratory distress syndrome (NRDS) को हम discuss करेंगे. इसमें हम tracheoesophageal fistula with esophageal atresia इसको discuss करेंगे. Cystic fibrosis को हम discuss करेंगे. We will talk about the bronchiolitis, croup, epiglottitis. फिर हम croup, bronchiolitis और epiglottitis को आपस में डिफरेंट पैरामीटर्स और फीचर्स की बेस में डिफरेंशिएट करेंगे और उनके इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. तो ये सारे टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक्स हैं और इन पे आपने फोकस करना है, इनको समझने की कोशिश करनी है और इनके जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं उन पे भी आपने फोकस करना है. इसमें जो ब्रोंकियोलाइटिस, क्रूप और एपिग्लोटाइटिस, ये तीन टॉपिक्स जो हैं ये ज्यादा हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन पे आपने स्पेसिफिकली ज्यादा फोकस करना है. इसके अलावा एनआरडीएस जो है वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाई यील्ड टॉपिक है, उस पर भी आपने फोकस करना है. इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक्स में से कौन सी चीजें जो है वो हाई यील्ड है फॉर योर एग्जाम इन हाई यील्ड सीरीज. तो उनको फॉलो करते हुए आप हाई चीजों को कवर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम होगा. तो हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स. और सबसे पहले हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विद द न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑन द न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. एनआरडीएस क्या है, इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या है उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम फंक्शन क्या है उस पार्टिकल का, उस मॉलिक्यूल का जो इसमें डिक्रीज होता है, दैट इज द सर्फेक्टेंट. तो उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है उसको डिस्कस करेंगे. फिर हम सर्फेक्टेंट के बारे में बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे कि सर्फेक्टेंट कब प्रोड्यूस होता है, कब मेच्योर सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है और किस लेवल पे, किस स्टेज पे हम कहेंगे कि लंग्स जो है वो मेच्योर हो चुके हैं. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ डिक्रीज सर्फेक्टेंट. बेसिकली वो कॉजेस होंगी जो एनआरडीएस को कॉज करेंगी, तो उनको डिस्कस करेंगे, उनका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिक्रीज सर्फेक्टेंट, यानी कि सर्फेक्टेंट के डिक्रीज होने की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होंगे इन पेशेंट्स में, उनको हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स एंड फाइंडिंग्स इन एनआरडीएस पेशेंट्स. Then we will talk about the diagnosis, जिसमें हम चेस्ट एक्सरे, लैब्स और पोस्टमार्टम हिस्टोलॉजिकल जो फाइंडिंग मिलेगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे. Then we will talk about the treatment of the NRDS और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे complications related to treatment, उनको भी हम डिस्कस करेंगे. So let's begin our discussion on the neonatal respiratory distress syndrome. Alright, dear students, now let's start discussing the neonatal respiratory distress syndrome. Neonatal respiratory distress syndrome को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले पता होना चाहिए कि neonatal respiratory distress syndrome जो है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. बेसिकली it is the respiratory distress in neonates or respiratory distress which occurs after birth. यानी कि अगर न्यूनेट्स में, न्यूबॉर्न्स में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप होती है या आफ्टर बर्थ न्यूनेट्स, न्यूबॉर्न्स में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप होती है, तो उसको हम न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं. अब इसकी मैकेनिज्म क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए. इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज सर्फेक्टेंट इन एल्वियोलाई. अब ये सर्फेक्टेंट जो है डिक्रीज हो जाए, इट विल रिजल्ट इन एनआरडीएस. अब इस सर्फेक्टेंट का नॉर्मल फंक्शन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये जो सर्फेक्टेंट है इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स बाय डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वियोलाई. बेसिकली एल्वियोलाई के सरफेस पे एक टेंशन होती है, उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल, अगर ये एल्वियोलाई की सरफेस एल्वियोलाई है और इसकी सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं दे क्रिएट दी फोर्स और टेंशन इन दी ऑन द सरफेस ऑफ द एल्वियोलाई, उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं. बेसिकली ये सर्फेक्टेंट इस सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है. तो अगर ये सर्फेक्टेंट डिक्रीज हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई एंड इट विल कॉज
NRDS और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूनेट्स और आफ्टर बर्थ। तो ये इसका मैकेनिज्म है। ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक इम्पोर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक है फॉर योर एग्जाम। तो मेजर रिस्क फैक्टर कौन सा है, फिर हम इसकी पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे, ये कंडीशन कैसे डेवलप होती है, उसमें हम डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के उनको डिस्कस करेंगे, उनका मैकेनिज्म क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि रीड इंडेक्स बेसिकली है क्या। इस डायग्राम पे हम फोकस करें तो यहाँ पे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर को। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकियल वॉल है। एंफीसीमा में क्या होगा कि इसमें इरिवर्सिबल एयरवेज की इनलार्जमेंट होगी, इरिवर्सिबल या परमानेंट एयरवे इनलार्जमेंट होगी। क्यों होगी? बिकॉज ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स एंड कार्टिलेज। बेसिकली फाइबर्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द एक्सेसिव एक्सपेंशन एज वेल एज एक्सेसिव कोलैप्स ऑफ द एयरवेज और एल्वेलाई ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। अगर हम इस डायग्राम पे फोकस करें तो इसमें हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो होल एसिनस है, ये हमारे पास होल एसिनस है, ये टोटली डायलेट हो चुकी है, ये टोटली डायलेट हो चुकी है। तो इसलिए इसको पैन एसिनल एम्फाइसीमा कहते हैं और इसमें लोब के वो अफेक्ट होते हैं। क्या फाइंडिंग्स मिलेगी, उन तीनों फाइंडिंग्स को हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिए कि जो 4 कार्डियक डिफेक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लिए। तो बेसिकली इसमें जो मेन कार्डियक डिफेक्ट है दैट इज द पल्मोनरी स्टेनोसिस। अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस माइल्ड है तो कंडीशन माइल्ड होगी, अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस सीवियर है। फिर इसमें हमने डिस्कस किया कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होगा, पेशेंट में बूट शेप्ड हार्ट होगा। हाई हीट पॉइंट है बूट शेप्ड हार्ट, सिंगल वर्ड बूट शेप्ड हार्ट, पैथोलॉजी ऑफ फेल्ट, बूट शेप हार्ट होगा इसमें। तो ये हाई यील्ड पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। फिर इसमें VSD होगा, ओवरराइडिंग एओर्टा होगा। इसके अलावा इसमें हमने डिस्कस किया है कि जो स्टीपल साइन क्यों डेवलप होता है। बेसिकली अगर हम इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे करें नेक का और अपर चेस्ट का तो उसमें हमें मिलेगी क्या मिलेगी फाइंडिंग, सब ग्लॉटिक नैरो मिलेगी। जो एरिया होगा अंडर द एपिग्लॉटिस सब ग्लॉटिक एरिया, उसकी नैरोइंग होगी। उस नैरोइंग की वजह से यहाँ पे उस जो फाइंडिंग होगी सब ग्लॉटिक नैरिंग, उसको हम स्टीपल साइन कहते हैं। तो फाइंडिंग क्या है, सब ग्लॉटिक नैरिंग, और साइन क्या है, स्टीपल साइन।